और टाइट्रेशन में हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4 की टाइट्रेशन पढ़ ली थी, ठीक है। तो कौन मुझे याद दिलाएगा बेटा एंड पॉइंट क्या था KMnO4 टाइट्रेशन का? व्हाट इज एंड पॉइंट? व्हाट इज एंड पॉइंट ऑफ KMnO4 टाइट्रेशन? कौन बताएगा? नहीं, एंड पॉइंट क्या था? एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा? पिंक कलर का अपीयर होना कि पिंक कलर का डिसअपियर होना? पिंक कलर का अपीयर होना कि पिंक कलर का डिसअपियर होना? अपीयर होना। क्या है? पिंक कलर का अपीयर होना। एक्सीलेंट। ठीक है, तो पिंक कलर का पेयर होना क्या था? हमें पता चल जाता था कि KMnO4 टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। और इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, कौन बताएगा KMnO4 टाइट्रेशन में? व्हाट इज द इंडिकेटर? नो इंडिकेटर। एक्सीलेंट, कोई इंडिकेटर नहीं था, सेल्फ इंडिकेटर। एक्सीलेंट। एंड व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ KMnO4? एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना था? एक्सीलेंट बेटा, एन फैक्टर ऑफ Mn इज KMnO4 इज 5। एक्सीलेंट, ठीक है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। तो आज काफी बच्चे ऐड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो आज हम सेकंड टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन, दैट इज K2Cr2O7, दैट इज, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे K2Cr2O7 जब टाइट्रेशन करेंगे तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। और मीडियम आपको क्या मेंटेन करना है? एसिडिक। मैंने बताया था आपको ABCD याद रखने का तरीका। एसिडिक में क्या स्टेबल होता है? डाइक्रोमेट। और बेसिक में क्या होता है? क्रोमेट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में आपके बेटा, देखिए यहाँ Cr2O7, इसी जो आज दिन संडे को पेपर हुआ था आपका, Cr2O7 गिव CrO4 2-, अगर किसी को याद है, ठीक है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन ये था, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्वेश्चन ऐसा था, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्रोमेट, डाइक्रोमेट टू क्रोमेट या क्रोमेट टू डाइक्रोमेट? कौन बताएगा? क्या रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? यस या नो? यस या नो बेटा? कोई नहीं कमेंट कर रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन इन योर एग्जाम इन लास्ट संडे। नो सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अभय नूर, व्हाई इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? व्हाई इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? एनीबडी राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाई इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? क्यों रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो क्रोमेट टू डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट टू क्रोमेट क्या है? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें भी +6 होता है और यहाँ भी +6 है। इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो K2Cr2O7 हमें लेना है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एसिडिक मीडियम हमें मेंटेन करना है। अब जब टाइट्रेशन करेंगे आप तो Cr2O7 2- से आपको जो मिलेगा बेटा, जैसे हमने KMnO4 मिला था, Mn +7 से +6 गया था, +7 से +2 गया था, तो यहाँ पे Cr2O7 2- किस में कन्वर्ट होगा? +3 में। मतलब +6 से किस में जाएगा? +3 में, ठीक है। कौन मुझे बताएगा इसका एन फैक्टर क्या होगा? हु विल टेल द आंसर? एन फैक्टर क्या होगा इसका? 6। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, आंसर कितना है? 6 इज द एन फैक्टर। आप ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ नोट भी करते चलेंगे बेटा। जो ये होता है डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज येलो कलर का होता है, हल्का हल्का गोल्डन ऑरेंज जैसे होता है, ऑरेंज येलो कलर का होता है। और ये जो होता है +3 होता है, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? लाइट ग्रीन का। क्वेश्चन आता है, वो पूछता है डाइक्रोमेट Cr+6 का कलर क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऑरेंज येलो, या ऑरेंज गिवन हो तो ऑरेंज बोलेंगे। और अगर पूछता है Cr+3 का कलर बताएंगे तो आप लाइट ग्रीन बताएंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब आप टाइट्रेशन, देखिए क्या था, ये ब्यूरेट था,
और ये कोनिकल फ्लास्क था। तो ब्यूरेट में आप किसको लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, दैट इज टाइट्रेंट को, तो आपको लेना है K2Cr2O7। और फ्लास्क में आप कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, लेट्स सपोज हमने ले लिया FeSO4, वही कल वाला ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो क्या हो रहा है, ये जो है ऑरेंज कलर का है या येलो कलर का है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का है, येलो कलर का है, और यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं है। जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये +6 वाला +3 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर होता है, ठीक है ना, और ये ग्रीन कलर होता है, ये दोनों इंटरफियर करते हैं आपस में, तो हमें एंड पॉइंट का पता नहीं चलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑरेंज कलर इंटरफियर्स विथ रेड कलर, sorry green color, that is why we are not able to detect the end point। तो आप लिखेंगे here color change will be from orange या येलो, है ना, to light green, but green color interfere with yellow या orange, with orange yellow, therefore we unable to determine color change, या कह दें अनेबल टू डिटरमाइन एंड पॉइंट। क्या होगा, एंड पॉइंट। तो हमें एंड पॉइंट का पता नहीं चलता। अब क्या करेंगे, अब कौन मुझे बताएगा, इंटरफियर का मतलब बेटा दो कलर मिक्स कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्या कलर आ रहा है, ठीक है ना। या तो ये कलरलेस होता तब ये ग्रीन कलर आ रहा होता तो पता चलता हाँ ग्रीन कलर आ रहा है, बट आप डाल ऑरेंज रहे हैं और ग्रीन है, तो ऑरेंज और क्या होगा, ग्रीन मिक्स हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा ग्रीन कलर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ एक्सीलेंट। तो हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हु विल टेल द आंसर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ एक्सीलेंट, केशव का आंसर सही है। हम क्या करेंगे, वी विल ऐड, हाँ एक्सीलेंट, हम क्या करेंगे, सो वी ऐड एक्सटर्नल इंडिकेटर। हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करते हैं इन, याद है ये इंपॉर्टेंट है, इन K2Cr2O7 टाइट्रेशन। तो वी विल ऐड एक्सटर्नल इंडिकेटर इन K2Cr2O7 टाइट्रेशन। अब वो इंडिकेटर क्या होता है, किसी बच्चे ने लिख के बताया था, क्या होता है, किसी बच्चे ने मुझे लिख के दिया था, ठीक है, एंड किसी बच्चे ने भी आंसर बताया था इसका, इंडिकेटर कौन सा यूज होता है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। दो इंडिकेटर यूज होते हैं कॉमनली इस K2Cr2O7 टाइट्रेशन में, ठीक है। नहीं सेल्फ नहीं होगा बेटा, सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिकेटर डालेंगे, वो होता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम फेरिक साइनाइड। कौन क्या इंडिकेटर होता है, पोटेशियम फेरिक साइनाइड। हाँ डाइफिनाइल अमीन भी होता है, बट अभी बता रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला है K3FeCN6, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरिक साइनाइड। K3FeCN6 इज पोटेशियम फेरिक साइनाइड, पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर होता है डाइफिनिल अमीन। क्या होता है, डाइफिनिल अमीन, DPA। क्या होता है, डाइफिनिल अमीन DPA, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, जब आप, ठीक है ना, इफ वी आर यूजिंग, अगर हम फर्स्ट इंडिकेटर तो लिखेंगे इफ वी आर यूजिंग K3FeCN6, अगर हम K3FeCN6 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो होगा क्या, देखिए आपने इसमें इंडिकेटर ऐड कर दिया, ठीक है, K3FeCN6 ऐड कर दिया,
अब होगा क्या बेटा, देखिए क्या होता है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है ये ऐड होता रहता है, तो होता क्या है, ब्लू कलर यहाँ पे अपीयर होता है। कैसे ब्लू कलर अपीयर होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। लेकिन जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, शुरुआत में क्या होगा, ब्लू कलर जैसे ही क्या होगा, आपने इसमें K3 एफिशिएंसी ऐड कर रखा है पहले से, और जब आप K2Cr2O7 ऐड करेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन अपीयर होगा फ्लास्क में, ठीक है। प्रूसियन ब्लू होता है वैसा कलर अपीयर होगा, डार्क ब्लू कलर अपीयर होता है, ठीक है ना। ये ऐसा कलर जो बोर्ड का आपको दिख रहा है ऐसा कलर, ठीक है, इससे थोड़ा डार्क, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही ये कलर अपीयर होगा, जैसे जैसे टाइट्रेशन चलती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लू कलर का फॉर्मेशन रुक जाएगा। जब ब्लू कलर का फॉर्मेशन रुक जाएगा वो हमारा होगा एंड पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग में बिफोर एंड पॉइंट ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा, बट एट एंड पॉइंट ब्लू कलर फॉर्मेशन स्टॉप्स। तो आप लिखेंगे बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा, ब्लू कलर फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा इन द फ्लास्क। कहां होगा, इन द फ्लास्क। अब एट एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट क्या होगा, ब्लू कलर फॉर्मेशन स्टॉप्स। तो शुरू में ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा, बाद में ब्लू कलर का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है, राइट। सो दिस इज, ये कब है, जब हमने क्या यूज किया है, पोटेशियम फेरिक साइनाइड इंडिकेटर यूज किया, तब ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, अगर हम सेकेंड इंडिकेटर, इफ वी यूज डाइफिनिलमीन यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, तब एट एंड पॉइंट, ये बहुत सिंपल है, इसमें एट एंड पॉइंट क्या होता है, वॉयलेट या ब्लू कलर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ब्लू कलर फॉर्मेशन होता है। तो एट एंड पॉइंट वॉयलेट कलर, ठीक है ना, या फिर ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा, तब हम कहेंगे कि टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज फॉर DPA, दैट इज डाइफिनिलमीन, ठीक है। सो वी यूज DPA एज एन इंडिकेटर, तब क्या होगा, वॉयलेट और ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा एट एंड पॉइंट, और वहां पे क्या था, डाइफिनिल, जब आपने ये यूज किया था, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आदित्य क्या बोल रहे हो आप, प्लीज दोबारा बोलिए। आदित्य, सर वो वीडियो लेक्चर सर जल्दी भेज देना सर। अरे बेटा जल्दी, मेरे को, मुझे थोड़ा वो होता है कि मैं जल्दी ना भेजूं या लेट भेजूं बेटा, मुझे जब मिलेगा तब भेजूंगा ना। ओके सर। ठीक है, आप प्लीज डिस्टर्ब ना करो बेटा क्लास ये सब बोल के, मैं कल भी बोला था, आप ये सब चीज बोल के मेरे को बाद में आप कॉल कर सकते हो इस चीज के लिए। डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, मैं सभी को बोल रहा हूँ प्लीज, हाँ ये सब चीजें बाद में आप डिस्कस कर सकते हो मुझसे, पहले यस भेजना सर। नहीं भेजना बेटा। मुझे अभी मिला है, मैं अभी अभी मुझे वीडियो मिला है सुबह, और जैसे ही मुझे मिला मैंने आपको फॉरवर्ड किया है। यस सर। एक आदमी है जो बेटा ये काम करता है, और इतने सारे वीडियो हैं, सबको डाउनलोड करना इट इज नॉट इजी, उनके यस पास सर। बहुत वर्कलोड है, ठीक है ना, तो वो ओके सभी सर। का करते हैं, मेरे ही नहीं करते हैं, है ना। तो जब वो जैसे ही किसी टीचर को यस सर, मिलता है जब वो होगा तब इमीडिएट भेजना फॉरवर्ड मुझे कर सर। देता है। मैं अपने पास रख के क्या करूंगा बेटा, बताओ उस चीज को, मुझे कुछ फायदा है क्या उसको अपने पास सर रख जब के। होगा तब भेजना तो प्लीज हाँ, डोंट डिस्टर्ब द क्लास बाय आस्किंग दिस फुलिश क्वेश्चंस बेटा, हाँ ठीक है। मुझे लगा कि आप कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हो आपके। सर आप आगे वेरी बैड है, वेरी बैड। कंटिन्यू कर दो सर। ठीक है, तो if we use DPA as an indicator at end point violet or blue color formation takes place,
ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब करना क्या है हमें, एट एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कर देना है हमें, ठीक है ना, राइट। तो अगर हम कहें N1 है नॉर्मेलिटी किसकी, K2Cr2O7 की, ये नोन है क्योंकि ये क्या है, टाइट्रेंट है, क्या है, टाइट्रेंट है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हमने बोला था, ठीक है। और V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 जो कंज्यूम हुआ है टाइट्रेशन में, ठीक है, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। N2 है नॉर्मेलिटी ऑफ, क्या है बेटा, कौन बताएगा, ये N2 क्या होगा, नॉर्मेलिटी किसका होगा, नॉर्मेलिटी किसका होगा, हु विल टेल द आंसर, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट का, किसका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, ये अननोन है, ये क्या है, अननोन है, टाइट्रेट, वेरी गुड, हाँ टाइट्रेट है FeSO4। और V2 है वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टेकन इन अ फ्लास्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, सो N2 क्या हो जाएगा, N1V1 अपॉन V2, ठीक है। तो दिस इज हाउ, ठीक है। सो जो हमने कल किया था हम यहाँ भी वही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, जो आपने कल लिखे थे ना, वही सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर कॉमन, चाहे वो KMnO4 की टाइट्रेशन हो या K2Cr2O7 की टाइट्रेशन हो, वो कॉमन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने कल लिखे थे सारे के सारे, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। ये सब हमने कल लिखा था, FeSO4, H2C2O4 या Na2C2O4, H2O2, फेरस ऑक्सलेट, Ki और मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो प्लीज लिख लेंगे। हाँ जी बेटा, मतलब सॉरी, वॉयलेट और ब्लू कलर का मतलब हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे बेटा, वॉयलेट और ब्लू में, है ना, दैट इज वेरी स्मॉल डिफरेंस। सो वो जनरली ब्लूइश सा रहता है उसका शेड, बट हल्का फुल्का वॉयलेट भी हो सकता है, तो वॉयलेट और ब्लू मिक्स रहता है उसमें। तो ऐसा नहीं कि वो प्योर वॉयलेट दिखाई देगा, उसका ब्लूइश टच ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वॉयलेट टच, ठीक है। सॉरी, क्लियर है आपको अभी जो मैंने बताया, ठीक है बेटा। तो आपने नोट कर लिया सभी ने, हैव यू नोटेड डाउन बेटा, प्लीज। हाँ, एन फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ एन फैक्टर आगे आपको आना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट, राइट। आपने नहीं नोट किया है तो लीव सम स्पेस, आई विल गिव यू द PDF फाइल ऑफ द नोट्स बेटा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो we have completed the titration, now it is time to do some questions based on titration बेटा, ठीक है। सो हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं KMnO4 की टाइट्रेशन या K2Cr2O7 की टाइट्रेशन का, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कौन आंसर बताता है, ठीक है। पहले एक बात मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। मैंने बताया था इक्विवेलेंट होता है या तो N इंटू V या फिर मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू V, या इक्विवेलेंट हो सकता है मोल्स इंटू N फैक्टर, ठीक है। मोल्स को आप लिख सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू N फैक्टर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, आप, मैंने बोला था वॉल्यूम का डाटा गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट या मास का डाटा गिवन है तो ये यूज करेंगे। अब ध्यान देना, आप याद रखना इस बात को, अगर आप इक्विवेलेंट इधर लिख रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इधर इक्विवेलेंट लिख रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखेंगे अगर ये इक्विवेलेंट है तो ये भी इक्विवेलेंट होना चाहिए, और अगर ये मिली इक्विवेलेंट है तो ये भी मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ इक्विवेलेंट है एक तरफ मिली इक्विवेलेंट है, नहीं, आप दोनों तरफ इक्विवेलेंट कर दो या दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट कर दो तो सही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे मिलीग्राम है तो इधर आपको क्या वॉल्यूम में क्या लेना पड़ेगा, अगर इधर मिलीग्राम है तो वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, विल टेल द आंसर, वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में, एक्सीलेंट, वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में, वेरी गुड, ठीक है ना। और अगर यहाँ वॉल्यूम लीटर में है तो इधर क्या लेंगे हम, किस में लेंगे, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो वेट किस में लेंगे हम, केजी में नहीं, केजी में नहीं बेटा, वेट हमेशा ग्राम में होता है, क्या होता है, ग्राम में,
ठीक है। मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अमिताभ क्लियर है आपको? ग्राम में होगा। अमिताभ क्लियर है आपको? ठीक है, वेट ग्राम में होगा, केजी में नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। वी आर नॉट डीलिंग विथ एसआई यूनिट, हमें इससे लेना देना नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भर भर के बोरा मिलेगा क्या मैं रिएक्शन करने के लिए? एक डब्बा दे दिया, पकड़ा दिया आपको, एक डब्बा 1 kg का नमक का, एक दूसरा डब्बा केजी एक नमक का, आदित्य को पकड़ा दिया, एक डब्बा नमक किसी और को पकड़ा दिया, भाई टेस्ट करो। तो अगर आप 70 बच्चे और लैब में घुस गए तो 70 डब्बे चाहिए नमक के, 1-1 kg के। ठीक है, क्लियर है? राइट, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, जो मैंने बताया अभी। ये दोनों तरफ क्या होगा? ठीक है, दोनों तरफ क्या होगा? रवि प्लीज, हाँ चेक योर सेल्फ, हाँ अपने आप को अपना उसका चेक करो बेटा, नेटवर्क, ठीक है ना। राइट, क्या मेरा वीडियो और बच्चों को दिखाई दे रहा है? टेल मी यस या नो बेटा। इस वीडियो इज क्लियर टू नॉट? ये पेपर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, रवि प्लीज चेक योर नेटवर्क, हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। चलिए अब आंसर आप बताना मुझे, ठीक है ना। हु विल टेल द आंसर, देखिए ठीक है। चलिए बेटा, हाँ नाउ टेल मी, ये क्वेश्चन है, नोट इट डाउन और टेल मी द आंसर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 15.2 ग्राम FeSO4 इन एसिडिक मीडियम? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, हाँ ठीक है, K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है क्योंकि बार बार यूज होगा। 294 कितना होता है? 294, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो देखते हैं कौन आंसर बताता है मुझे। FeSO4 का मॉलिक्यूलर वेट आप लिख सकते हैं बेटा, उसकी जरूरत पड़ेगी 152। ये किसका है? FeSO4 का। तो 152 इज FeSO4 और 294 है K2Cr2O7 का। एनीबडी, क्या आंसर है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द आंसर बेटा? फटाफट कैलकुलेशन करेंगे बेटा, कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट ना। प्लीज रिवाइज द टेबल अप टू 25 और 30 सो दैट कैलकुलेशन आपकी और आज जल्दी हो सके बेटा। क्वेश्चन दिखा दो। ओके बेटा, क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। 4.9, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, 4.9 ग्राम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 4.9 इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा दोबारा से। हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक्सीलेंट बेटा एक्सीलेंट। हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर रिक्वायर्ड टू ऑक्साइड 15.2 ग्राम ऑफ FeSO4 इन एसिडिक मीडियम? किस किस का आंसर है बेटा? 4.9 ग्राम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। चलिए मैं करके बताता हूँ, ठीक है। एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। आप ध्यान से देखिए, K2Cr2O7 का वेट पूछा हुआ है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स इनटू n फैक्टर वाला, और FeSO4 का भी वेट गिवन है तो भी यहाँ लगेगा मोल्स इनटू n फैक्टर। अब मोल्स है वेट, ठीक है, हमें वेट कैलकुलेट करना है। मोल्स वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 294, एन फैक्टर कितना हो गया? 6। इसका कितना है वेट गिवन था? 15.2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 152, और हमें पता है FeSO4 का एन फैक्टर 1 होता है, तो W कितना हो गया? 4.9 ग्राम। सो आप देख सकते हैं बेटा, मुझे आप ये बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट आसान है, कौन सा कॉन्सेप्ट इजी है? मोल की इक्विवेलेंट, टेल मी द आंसर बेटा, विच कॉन्सेप्ट इज इजियर? मोल की इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बेटा। इक्विवेलेंट बहुत आसान है बेटा, ठीक है ना, इफ यू नो द एन फैक्टर। अगर आपको एन फैक्टर आता है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, और आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो इसको किसी भी रिएक्शन पे, ठीक है ना। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही तो वहां कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्लियर है बेटा? ये अब ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है बेटा इसका, ठीक है। ये आपने आपने कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिसने कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ 0.05 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड
require to oxidize 2.70 gram oxalic acid H2C2O4 in acidic medium. मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ. अच्छा ये हमने कर लिया था. यस यस हाँ ये हमने कल कर लिया था बेटा. राइट नीरज थैंक यू. नीरज थैंक यू. हाँ ये हमने कर लिया था बेटा. डोंट आप नोट नहीं करें बेटा इसको. ठीक है ना. हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है. थैंक यू नीरज थैंक यू. ठीक है चलिए बेटा. ये वाला क्वेश्चन वो हमने पहले कर लिया था लास्ट क्लास में. सो डोंट वो रिपीट हो गया दोबारा से. तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है देखिए यहाँ अ सॉल्यूशन ऑफ. ये नोट करेंगे. अ सॉल्यूशन ऑफ फेरस ऑक्सलेट. अ सॉल्यूशन ऑफ फेरस ऑक्सलेट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.6 ग्राम पर लीटर. ठीक है याद रखेंगे यूनिट क्या दिया हुआ है. 3.6 ग्राम पर लीटर. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.01 मोलर 0.01 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन required to oxidize 100 ml ferrous oxalate solution. ठीक है 100 ml ferrous oxalate solution. ठीक है फेरस ऑक्सलेट का मॉलिक्यूलर वेट बता रहा हूं बेटा मैं. वो आप लिख लेंगे 144 होता है फेरस ऑक्सलेट FeC2O4. इसका एन फैक्टर हमने कल देखा था. ठीक है ना. तो मुझे सॉल्व करके बताएं बेटा. देखते कौन आंसर सही बताता है. चलिए यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है इसमें. आप कर लेना बट मैं बता देता हूँ आपको. इक्विवेलेंट ऑफ क्या है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू रिड्यूसिंग एजेंट. इसका क्या है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम. और इसका भी हम लिखेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर. अब ध्यान से देखिए क्या है. KMnO4 की मोलैरिटी गिवन थी 0.01. एन फैक्टर हमें पता है. ठीक है कितना 5. ठीक है नहीं बेटा हाँ 4.1 नहीं है आंसर. मुस्कान प्लीज चेक इट. हाँ मुझे पता है आप क्या गलती कर रहे हो. ठीक है ना. और मैं ज्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा. ठीक है तो ये हो गया मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम में कैलकुलेट करना था. यहाँ है कितना 3.6 इनटू 3. इसका वॉल्यूम कितना है पहले हम वॉल्यूम लिख दें 100 ml इनटू एन फैक्टर कितना होता है इसका 3. मुझे बताओ क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा है. टेल मी आई हैव रिटन राइट या रॉन्ग. नहीं अमिताभ गलत है. रॉन्ग. क्या ये मैंने सही लिखा है यहाँ पे गलत लिखा है. यहाँ पे कुछ और भी आना है. क्या आना है बेटा. व्हाट इज रॉन्ग इन इट. हु विल टेल व्हाट इज रॉन्ग इन इट. मोलर मास से डिवाइड करेंगे. एक्सीलेंट. तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो था 3.6 ग्राम पर लीटर और मोलैरिटी होता है मोल्स पर लीटर. तो इसका मतलब वी विल डिवाइड 3.6 बाय 144. एक्सीलेंट केशव. तो हम डिवाइड करेंगे किससे 144 से. ठीक है राइट. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम. अब ध्यान से देखिएगा बेटा. ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. ये देखिएगा ये क्या है यहाँ पे. ये ध्यान से देखिएगा ये क्या था ml में. ठीक है ना. तो इसका मतलब यहाँ भी जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा ml में. क्योंकि इधर भी अब मिली इक्विवेलेंट होगा और इधर भी क्या होगा मिली इक्विवेलेंट. तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको. लीटर में नहीं लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम. वॉल्यूम जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा ml में. ठीक है तो राइट आंसर बेटा इसका कितना है 150 ml. कितना है 150 ml इज द राइट आंसर. ठीक है ना. एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना अपने आप बाद में. ठीक है कि 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है राइट. समझ में आया बेटा कि नहीं आया. समझ में आया कि नहीं आया बेटा. टेल मी यस या नो. कैलकुलेशन आप कर लेना अपने आप. टेल मी यस या नो बेटा. ठीक है राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ये यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है देखिए. ठीक है हाँ मुझे पता है बेटा मुस्कान. क्योंकि मैं जानता था 144 से डिवाइड नहीं किया होगा आपने. क्योंकि ये काफी बच्चे भूल जाएंगे. क्योंकि मैंने पहले बोला था यूनिट का ध्यान रखना है आपको. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा. ये क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड to oxidize
24 ml of 0.1 molar मोहर salt. प्लीज इंपॉर्टेंट याद रखना, कल बताया था मैंने n फैक्टर मोहर सॉल्ट का. ऑक्सीडाइज 24 ml 0.1 मोलर मोहर सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम. तो देखते कौन आंसर बताता है बेटा. व्हाट इज द आंसर? लेट्स सी हु टेल द आंसर. कैलकुलेशन बहुत छोटी है इसमें. किसी का हुआ बेटा क्वेश्चन? एनीबॉडी बेटा? नहीं, केशव रॉन्ग है बेटा. केशव रॉन्ग आंसर है. केशव रॉन्ग आंसर है. 2.4 कितना आ रहा है आपका? 2.4. एक मिनट बेटा मैं चेक करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, किसी का है बेटा आंसर 2.6 ना? नहीं, हाँ अमिताभ का आंसर सही है. अमिताभ यू आर राइट आंसर बेटा, वेरी गुड. हाँ ठीक है, देखिए क्या है इक्विवेलेंट ऑफ, क्या लिखेंगे हम? K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा. ठीक है ना, अब यहाँ लगा है मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे रखेंगे हम मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर. तो मोल्स इनटू n फैक्टर, K2Cr2O7 का n फैक्टर 6 हो गया. मोलैरिटी कितनी गिवन थी? 0.5 इनटू वॉल्यूम कितना था? 24. और n फैक्टर मोहर सॉल्ट का कितना होता है? 1. मैंने कल बताया था आपको. तो n कितना आएगा? हु विल टेल व्हाट इज n? क्या आएगा n? 2. n कितना है? 2. अब याद रखेंगे बेटा ये मोल्स नहीं है, ये क्या है? मिली मोल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? मिली मोल्स. क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम किस में है? ml में है. वॉल्यूम किस में है? ml में. तो उसने पूछा भी क्या था? मिली मोल्स पूछा था. तो याद रखेंगे वॉल्यूम ml में है, तो ये जो n है ये मिली मोल्स है. क्योंकि अभी ये क्या है? ये बन गया मिली इक्विवेलेंट, और ये भी क्या है? मिली इक्विवेलेंट. इसलिए जो ये मोल्स आएगा वो मिली मोल्स आएगा. क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? सभी बताएंगे मुझे यस या नो बेटा. सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया, समझ में आया, बाकी बच्चे सब चुप हैं. चलिए, हाँ वेरी गुड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, फटाफट करेंगे बेटा. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग फॉर K2Cr2O7 4.9 ग्राम पर लीटर. यहाँ ध्यान रखिएगा फिर से क्या है? 4.9 ग्राम पर लीटर है. यूज टू टाइट्रेट H2O2 सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.4 ग्राम पर लीटर. ध्यान रखना यहाँ भी. इन एसिडिक मीडियम, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्स टू ऑक्सीडाइज 20 ml H2O2 सॉल्यूशन. फटाफट करेंगे, देखते हैं फटाफट. हाँ कैलकुलेशन इसकी बहुत आसान है. K2Cr2O7 का वेट कितना था? 294. याद रखना है. K2Cr2O7 का 294. और मुझे ये भी बताएंगे जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? क्या आंसर आया बेटा? किसी का आया कुछ? एक्सीलेंट एक्सीलेंट मैक बेटा, बहुत बढ़िया. यू आर द गिवन द राइट आंसर बेटा, वेरी गुड एक्सीलेंट. मैक का आंसर बिल्कुल सही है बेटा. नहीं, अंश 100 ml नहीं है. 100 ml इज अ रॉन्ग आंसर. 100 ml इज रॉन्ग आंसर. चलिए मैं करके बताता हूँ. ठीक है ना? हाँ एक्सीलेंट बेटा. हाँ आयुष का आंसर सही है. साहिल आपका रॉन्ग आंसर है. पर्व रॉन्ग आंसर है. ठीक है ना? देखिए यहाँ गलती क्या कर रहे हो? राइट, इक्विवेलेंट ऑफ बहुत आसान है. K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2. अब वेट गिवन है तो 4.9 अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये ग्राम पर ml गिवन था 4.9, तो हमने डिवाइड कर दिया 294 से. इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर कितना? 6. नहीं, पर अभी भी रॉन्ग आंसर है. ठीक है, अब यहाँ पे वेट गिवन था 3.4, तो 3.4 ग्राम पर ml डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट 34 इनटू 20 ml इनटू कितना? n फैक्टर 2. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40 ml. कितना मिलेगा? 40 ml. ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को?
इक्विवेलेंट दोनों का बराबर कर दिया हमने, 4.9 मॉलिक्यूलर वेट, 3.4 मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आप जस्ट देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले नोट करेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट पहले, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन, टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, ये क्या है, 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन दैट आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 100 मिलीग्राम, याद रखेंगे क्या है, मिलीग्राम, ऑफ ईच फेरस ऑक्सलेट, ईच फेरस ऑक्सलेट एंड फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, total volume of 0.1 molar KMnO4 solution requires solution that are needed to oxidize 100 milligram of each ferrous oxalate and ferrous sulfate in acidic medium, ठीक है। देखिए मैं करके बता रहा हूं इसको, 100 ग्राम मिलीग्राम ईच है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम नया एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। लेट सपोज किसी क्वेश्चन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट प्लस इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 2 कर देना है बस। या किसी में 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 2, बस यही करना है आपको। 2 है तो 2, 1 है तो 1, तो अभी हमने जितने केस किए थे उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक रिड्यूसिंग एजेंट था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, किसने आंसर बताया बेटा, दोबारा बताइए क्या था आंसर, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है, राइट। अब क्या है यहाँ पे, 2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे क्या देखिए, KMnO4 तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाँ महक आपका आंसर सही है बेटा, ठीक है। जो फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 और FeSO4 ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या है ये, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। अब हमें इसके मोलैरिटी पता था कितना, 0.1 मोलर इनटू वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है, फैक्टर तो 5 ही होगा एसिडिक मीडियम में। अब फेरस ऑक्सलेट, इसका वेट कितना था, 100 मिलीग्राम, तो 100 डिवाइड बाय इसका वेट मैंने बताया था 144, ठीक है ना। या आप याद रखेंगे इसका वेट कितना है, 144, नहीं याद है तो ठीक है, इनटू कितना एन फैक्टर फेरस ऑक्सलेट का कितना होता है 3, प्लस ये भी 100 मिलीग्राम था, फेरस सल्फेट का जो वेट होता है 152, एन फैक्टर कितना होता है 1। सिंपल सॉल्व करेंगे बेटा, जो वॉल्यूम आएगा 5.48 ml आएगा। ml इसलिए आएगा क्योंकि ये मिलीग्राम में, ये क्या है मिलीग्राम में, तो ये क्या आएगा ml में आएगा। बताइए बेटा मुझे समझ में आया कि नहीं आया आपको ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ, अब लिखना बंद कर देंगे, सुनेंगे पहले, सिर्फ कोई भी नोट नहीं करेगा, अभी लिखना नहीं, सुनेंगे सिर्फ, नोट बाद में करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, देखिए इसका क्या मतलब है, ठीक है। रंजन प्लीज, हाँ आप अपना चेक करो, प्लीज चेक योर नेटवर्क, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, देखिए क्या है बेटा, स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है, जब आप लैब में टेस्ट करने जाएंगे टाइट्रेशन में, तो टीचर क्या करता है, जो आपका लैब जो केमिस्ट्री टीचर है या जो लैब असिस्टेंट होते हैं, वो पहले से एक सॉल्यूशन बना के रखते हैं। लेट्स सपोज क्या है, उन्होंने 500 ml सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है पहले से, ठीक है। और जब एक एक बच्चा आएगा, एक एक बच्चा आता जाएगा, एक एक बच्चा आता जाएगा, वो क्या करते जाते हैं, हर एक को 10-10 ml दे देंगे, 10-10 ml दे देंगे, या 20-20 ml दे देंगे, और बोलेंगे अब जाके इसकी टाइट्रेशन करो। लेट्स सपोज हमने यहाँ KMnO4 सॉल्यूशन बना रखा आपके टीचर ने, 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन बना रखा 500 ml का, 500 ml, तो हर एक बच्चे को क्या करेंगे, उन्होंने 10-10 ml दे दिया, बोलेंगे जाके टाइट्रेट करके आओ FeSO4 से।
और FeSO4 की कंसेंट्रेशन निकाल के बताओ कितना आ रहा है, ठीक है ना। अब होगा क्या, होता क्या है बेटा, जो ये सॉल्यूशन जो उन्होंने बना के रखा हुआ इसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टॉक सॉल्यूशन। और ये जो आपको दिया है इसको बोलेंगे सैंपल। इसको क्या बोलेंगे? सैंपल। तो कभी भी जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक सॉल्यूशन बना रखा है, लेट्स सपोज उन्होंने 100 ml बना रखा है और उससे 20 ml आपको दे दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो इक्विवेलेंट ऑफ सैंपल आएगा, क्योंकि हम टाइट्रेशन किससे कर रहे हैं? सैंपल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ स्टॉक ये जो है इससे इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या करना है, सैंपल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या कर देना है, स्टॉक से डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E ऑफ सैंपल इज इक्वल टू E ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू V ऑफ सैंपल अपॉन V ऑफ स्टॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, ये ऐसे कैसे आया देखिए मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 100 ml सॉल्यूशन है। क्या है? 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन से देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये 100 ml सॉल्यूशन है, स्टॉक सॉल्यूशन है, ठीक है। 100 ml से क्या करा मैंने, 30 ml विड्रॉ कर लिया किसी एक कंटेनर में, तो 30 ml, तो बचा कितना रह गया, 70 ml। तो होगा क्या, जब आप वॉल्यूम कम करोगे ना तो साथ में मोल्स भी कम हो जाएंगे, या मोल्स कम हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट भी कम हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम के फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पे सारे का सारा क्या था, सारे के सारे जो सॉल्यूट था वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था सॉल्यूशन में। तो जब आपने वॉल्यूम को विड्रॉ कर दिया तो आपने साथ में कुछ मोल्स भी निकाल दिए, ठीक है। तो होगा क्या आपके पास यहाँ पे जो आपको इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट E है, तो इसका इक्विवेलेंट उसके वॉल्यूम के फ्रैक्शन में आएगा 30/100, और E कितना होगा, 70/100 हो जाएगा। सच दैट जब आप लिखें तो E कितना हो जाएगा, ये जो E था वो कितना था, E 0.3 प्लस E 0.7, तो E और E क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको हमेशा V सैंपल अपॉन V क्या करना है, स्टॉक करना है। होता क्या है देखिए मैं आपको बताऊं, जब ऐसा कर रहे हो तो देखिए क्या है, ठीक है। N ऑफ सैंपल अगर मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ सैंपल अपॉन मोल्स ऑफ क्या, स्टॉक, ठीक है। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा, स्टॉक रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हो, जब आप वॉल्यूम ऑफ इसका लिखते हो, सैंपल लिखते हो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मोल्स ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई हो जाता है। जिस रेशो में मोल्स रहेगा उसी रेशो में वॉल्यूम भी रहेगा, ठीक है ना, अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना, कि n जो सैंपल है वो n स्टॉक अपॉन V सैंपल अपॉन V स्टॉक होगा। नाउ कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो E क्या हो जाएगा, E मोल्स के जगह हो जाएगा सैंपल, n के जगह स्टॉक के जगह इक्विवेलेंट ऑफ स्टॉक, और V वॉल्यूम अपॉन V स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ, ठीक है ना। जेई में, ठीक है, जेई एडवांस में, ठीक है ना, या एम्स में, अब तो एम्स का पेपर नहीं होता है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे आपको ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी, प्लीज नोट कर लेना। और क्वेश्चन देखिए यहाँ, ये क्वेश्चन मुझे काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, ये आपके पेपर में आया था अगर आपको याद है, ठीक है। नवदीप अभी क्वेश्चन करेंगे तो रिपीट करूंगा मैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था और मुझसे लगभग हर बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। ये लास्ट टू लास्ट पेपर में आया था क्वेश्चन, ये जो पिछले संडे से प्रीवियस संडे था उसमें आया था। क्वेश्चन क्या था, 2.75 ग्राम Na2CO3 डॉट XH2O, अगर किसी बच्चों को याद है तो अच्छी बात है, इज डिजॉल्व इन वाटर एंड डाइल्यूटेड अप टू 250 ml, ठीक है। 100 ml of solution is completely neutralized by 15 ml N upon 19.5 HCl. Calculate the value of X. क्या मुझे कोई बताएगा कि किस किसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था? एनीबडी जिसने पूछा था वो मुझे अपना नाम बताएगा, यस करके बताएगा। मैं काफी बच्चों को क्वेश्चन बता चुका हूँ, मैंने मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया था। मुस्कान ने पूछा था, केशव ने पूछा था, यस, ठीक है ना, अमिताभ ने पूछा था, एक्सेलेंट। हाँ, मुझे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, रवि ने पूछा था, एक्सेलेंट, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि मैंने काफी आपको बताया था, बट मैंने क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से बताया था आपको, अगर आपको याद है। मैं इसी को देके
इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्या सॉल्व करते हैं और बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए एक स्टेप में, सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व करेंगे विथ हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन द क्वेश्चन बेटा? हैव यू नोटेड डाउन द क्वेश्चन, यस या नो? ठीक है, राइट, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए एक लाइन में सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है। देखिए हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हाँ, डोंट लीव द क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ, ठीक है। देखिए क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3.XH2O इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ, ठीक है। अब Na2SO4 का क्वेश्चन क्या था, इसका वेट गिवन था 2.75 ग्राम, तो डिवाइड कर दिया मॉलिकुलर वेट से। मॉलिकुलर वेट हमें पता नहीं क्योंकि यहाँ एक्स हमें निकालना है, तो मैंने m लिख दिया यहाँ पे, इनटू n फैक्टर। कौन मुझे बताएगा इसका n फैक्टर क्या होगा? हु विल टेल द आंसर? लेट्स सी हु टेल द आंसर। व्हाट इज n फैक्टर ऑफ दिस Na2SO4 प्लीज? हाँ, व्हाट इज n फैक्टर बच्चों? व्हाट इज n फैक्टर? नोबडी, नोबडी, हाँ, इज देयर एनीबडी? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, हाँ, नहीं चंदन रॉन्ग आंसर, रोहन करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। Na2CO3 इज अ सॉल्ट। अगर आपको याद है सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता था? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो +2 और -2। नहीं, अब नू रॉन्ग आंसर है। कितना आंसर है? n फैक्टर 2 है, सॉल्ट है। अब नूर आपको क्लियर हुआ? सॉल्ट है ये, सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया कितना? n फैक्टर। अब देखिए क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या था, जो ये था 2 पॉइंट क्वेश्चन में क्या था, 2.75 ग्राम उन्होंने क्या करा, 250 ml में डिसॉल्व किया। ध्यान से सुनिएगा, 250 ml में डिसॉल्व किया और 250 ml से 10 ml लिया टाइट्रेशन के लिए। तो मुझे बताओ जो वॉल्यूम ऑफ स्टॉक कितना है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक? 275 ग्राम लिया और डिसॉल्व किया उसको 250 ml में, और 250 ml का 10 ml लिया टाइट्रेशन के लिए। तो व्हाट इज द स्टॉक सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ कितना स्टॉक सॉल्यूशन का? कोई जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। केशव ने जवाब दिया है 250, और सैंपल का वॉल्यूम कितना है? सैंपल का वॉल्यूम कितना है? 10 ml। तो मैंने यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। ये क्या है? इक्विवेलेंट है, और ये वॉल्यूम ऑफ सैंपल वॉल्यूम ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगाए हम? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि HCl की नॉर्मेलिटी गिवन है, n अपॉन क्या गिवन था? 19.5, दैट इज 1/19.5। तो 19.5 इनटू वॉल्यूम हमें गिवन है इसका कितना था? 15 ml, और n फैक्टर हमें HCl का कौन बताएगा? n फैक्टर HCl। अच्छा, इसमें तो n फैक्टर की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम है। हाँ, हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो हमें n फैक्टर की जरूरत नहीं है। अब देखिए सीधे क्या आ जाएगा? m, एक ही इक्वेशन में m आएगा आपका कितना? m आता है 286। कितना आया था? 286। अब कितना होगा? देखिए 286 का मतलब कितना? Na2CO3 प्लस x इंटू 18, क्योंकि वाटर है ये, x 18 इज इक्वल टू कितना? 286। इसका मॉलिकुलर वेट जब कैलकुलेट करेंगे तो 106 आया था। x इंटू 18 इज इक्वल टू 286, x इंटू 18 इज इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना आया था? 10 आंसर। 10.1 में 10 आंसर था बेटा। तो आप देखें, मैंने सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व किया है, मैंने सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व किया है, एक इक्वेशन बनाई, बस खत्म। तो मुझे बताओ, मैंने जब आपको बताया था, ठीक है, अमिताभ या महक या जो भी बच्चे थे, रवि, वो मोल कॉन्सेप्ट इजी लगा कि आपको ये स्टेप इजी लगा इस एक स्टेप में? केशव, ठीक है, एक स्टेप में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। मैं बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चों जो ये कॉन्सेप्ट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, प्लीज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास क्या है, कोई लेट्स सपोज, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज 40 ग्राम NaOH, ध्यान से सुनिए, 40 ग्राम NaOH मैंने
500 ml में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, या मैंने 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, कितना 1 लीटर में मैंने 500 ग्राम डिसॉल्व, 400 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया। तो 400 ग्राम का 440 ग्राम का मतलब क्या, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो कितना हो गया 1 अपॉन 1 लीटर, तो मोलरिटी कितना हो गया 1 मोलर, कितना हो गया 1 मोलर। तो सॉल्यूशन कितना है 1 मोलर सॉल्यूशन है, क्योंकि 40 ग्राम उसका मॉलिकुलर वेट होता है एनीवेज। अब देखिए इस जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, इस 1000 ml से मैंने 200 ml लिया रिएक्शन कराने के लिए, किसके साथ, HCl के साथ। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 लीटर है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, स्टॉक, और जो 200 हमने लिया रिएक्शन करने के लिए HCl के साथ, वो क्या है, सैंपल का वॉल्यूम, ठीक है। तो होगा क्या, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या करना है, स्टॉक करना है, इनटू इक्विवेलेंट ऑफ HCl करना है। अब सैंपल का वॉल्यूम कितना था 200 अपॉन कितना 1000 इनटू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। मैंने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा अभी? ठीक है, मैं अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। सिर्फ 2 बच्चों ने बोला है यस सर, और कोई नहीं बोल रहा है बेटा। टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. यस sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। क्लियर। Excellent weight into मैं volume आपको of Yes, sir. volume of stock. Volume Please, sample हाँ। है, volume sample दो sir. Boot कर दे, अभी boot कर। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर अभी सॉल्व करके भेजेंगे अभी। जस्ट मुझे पर्सनल नंबर पे मेरे 1 to 1 भेजेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन सॉल्व करके बताता है, ठीक है। प्लीज इसको नोट करेंगे और सेंड मी द आंसर इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। सेंड मी द आंसर आफ्टर द, हैव यू नोटेड डाउन बेटा क्वेश्चन? ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट द बेटा केमिस्ट्री क्लास, राइट, ठीक है, करेक्ट बेटा, ठीक है। सेंड मी द आंसर। मैं आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना 158, हाँ 158, सॉरी फेरस अमोनियम सल्फेट का 392, हाँ मैं लिख रहा हूँ फेरस अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट, फेरस अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट है 392, जो मोर सॉल्ट था जो मैंने कल बताया था, और KMnO4 का और हमारे में जरूरत है, और KMnO4 का जो आंसर वो है मॉलिक्यूलर वेट है 158। तो प्लीज नोट कर लेना, फेरस अमोनियम सल्फेट का 392 और KMnO4 का 158। अब मुझे आप आंसर लिख के बता के भेजेंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका। ये क्लियर है बेटा सभी को?